हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग आज अपना रिमेनिंग पार्ट थर्ड लेसन का स्टार्ट करने वाले हैं, जो जिस लेसन का नाम था इफ़ेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल। ओके, तो जिसने भी हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है उन्हें बता दूं कि मैंने फर्स्ट पार्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिमेनिंग पार्ट। सो फ्रेंड्स, अच्छे से सुनिएगा आप लोग। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ। इन अर्ली टाइम्स लॉ इन इंडिया डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था, जो लॉ रहता था वो अलग अलग प्लेसेस से डिफर करता था, मतलब अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग लॉज रहते थे। ओके, देर वॉज डिफरेंस इन जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कास्टिज्म। जैसे कि जिसकी जिस हिसाब से कास्ट है उस हिसाब से जजमेंट में भी डिफरेंस हुआ करता था। ओके, देख लेते हैं आगे। अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड मैकली। लॉर्ड जो मैकली थे उनका पिक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, देखिए अच्छे से। सो फ्रेंड्स, ये है लॉर्ड मैकली। ओके, तो इन्होंने कौन सी चीज़ें की है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो अ कमिटी वॉज सेट अप टू क्रिएट द कोड ऑफ लॉ। एक कमिटी बनाई गई थी, लॉर्ड मैकली ने एक कमिटी बनाई थी। वो कमिटी किस लिए बनाई थी? टू क्रिएट अ कोड ऑफ लॉ। कोड ऑफ लॉ मतलब क्या होता है? लॉ की बुक्स बनाने के लिए उन्होंने क्रिएट किया था एक कमिटी। ओके, द इंडियन पेनल कोड वॉज एनफोर्स्ड ऑल ओवर ब्रिटिश। इंडियन पेनल कोड था, मतलब इंडिया का जो क्रिमिनल लॉ था वो हर एक ब्रिटिश इंडिया के ऊपर क्या हो चुका था? एनफोर्स हो चुका था। मतलब वो लोग सब लोग उसको फोर्सफुली फॉलो करने लग गए थे। ओके, विद ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ। मतलब ब्रिटिश का एक चेंजेस ये था कि वो लोग चाहते थे कि लॉ के पहले इक्वलिटी हो। जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जजमेंट किस बेसिस पे पास होते थे? कास्टिज्म के हिसाब से, मतलब जिसकी जिस हिसाब से कास्ट उस हिसाब से जजमेंट पास होते थे। लेकिन ब्रिटिश का ये मानना था कि जजमेंट में भी इक्वलिटी हो। ओके, मतलब लॉ में भी इक्वलिटी फॉलो की जाए। ओके, आगे ध्यान देते हैं। बट देर वॉज सम डिफेक्ट्स इन इट। कुछ डिफेक्ट्स थे उसमें, देखते कौन कौन से। देयर वेर सेपरेट कोर्ट्स एंड डिफरेंट लॉज फॉर द यूरोपियंस। अभी उसमें भी क्या बताया गया है? यूरोपियंस के लिए डिफरेंट कोर्ट्स थे, डिफरेंट लॉज थे। ओके, न्यू लॉज वेयर डिफरेंट टू अंडरस्टूड बाय कॉमन पीपल। जो कॉमन पीपल थे, मतलब जो इंडियन सिटीजन्स थे, उनके लिए ये ईजी नहीं था अंडरस्टैंड करने के लिए, राइट। लीगल केसेस बिकम एन एक्सपेंसिव अफेयर फॉर द कम्युनिटी। जो लीगल केसेस हुआ करते थे वो एक्सपेंसिव इफेक्ट अफेयर हो जाया करते थे, राइट। मतलब जिस हिसाब से लीगली अगर हम लोग को लड़ना है तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाया करता था कम्युनिटी के लिए, लोकल पीपल्स के लिए एंड ऑल सब के लिए। एंड द केसेज रिमेंड पेंडिंग फॉर ईयर्स टुगेदर। और आपको जैसे कोर्ट का सिस्टम पता है, केसेज जो है पेंडिंग रहा करते थे ईयर्स और ईयर्स के लिए, राइट। तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। क्या होता है इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश? देखते हैं क्या बताया गया है। सिंस एंशियंट टाइम्स देयर वेर इन्वेजन्स। इन्वेजन्स मतलब आक्रमण हुआ करता था इंडिया पे, राइट। एंशियंट टाइम से हुआ करता था। मैनी इन्वेडर्स सेटल इन इंडिया। और जैसे आपको पता है, जो जीतते थे, जैसे कि जो सुपीरियर होते थे वो यहाँ पे सेटल हुआ करते थे। इन्वेडर्स मतलब जो पर्सन आक्रमण करते थे। ओके, एंड वेर ऑब्जर्व्ड इन द इंडियन एब्जॉर्ब्ड इन द इंडियन कल्चर। और वो सब इंडियन कल्चर में एब्जॉर्ब्ड हो जाते थे। एब्जॉर्ब्ड मतलब क्या? वो घुल मिल जाते थे इंडियन कल्चर में। ओके, इवन दो दे रूल्ड ईयर। वो यहाँ पे राज कर चुके थे, फिर भी वो इंडियन कल्चर में ही पूरी तरह से घुल मिल जाते थे। दे नेवर मेड एनी चेंजेस इन द बेसिक इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम। उन्होंने कभी इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम में कोई चेंजेस लाया नहीं। द ब्रिटिशर्स वेर एन एक्सेप्शन। लेकिन ब्रिटिशर्स उनसे अलग थे। ब्रिटिशर्स इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम में क्या करना चाहते थे? चेंजेस लाना चाहते थे, राइट। आगे देख लेते हैं। इंग्लैंड वॉज अ मॉडर्न नेशन। इंग्लैंड क्या था? एक मॉडर्न नेशन था, डेवलप नेशन था, राइट। ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। देखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, आपको सबको पता है, राइट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रीवेल्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माना गया था। जैसे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब क्या होता है? एक सिंगल ही ओनर रहा करता था प्रोडक्शन के लिए। तो अभी वो सिंगल ओनर है तो प्रॉफिट भी उसी को आएगा, राइट। तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रीवेल्ड हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल उस समय माना जाता था। आगे देख लेते हैं। हैंस दे इनकलकेटेड एन इकोनॉमिक सिस्टम इन इंडिया। और उन्होंने भी, मतलब ब्रिटिशर्स ने भी एक इनकलकेट किया। क्या किया? इनकलकेट इकोनॉमिक सिस्टम। इनकलकेट मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? मतलब इनपुट किया, मतलब अपने इकोनॉमिक सिस्टम में एक नया चीज़ इनपुट किया। देखते क्या था वो? विच वॉज कंडक्टिव टू इकोनॉमिक सिस्टम इन इंग्लैंड। जो सेम टू सेम और हेल्पफुल था, किस लिए? इकोनॉमिक सिस्टम जो इंग्लैंड का था उनके लिए। ओके, अच्छे से सुनिएगा फ्रेंड्स। ड्यू टू दिस, इस वजह से क्या हुआ करता था? ब्रिटिशर्स गेंड इकोनॉमिक बेनिफिट। ब्रिटिशर्स को इसका बहुत ज़्यादा फायदा होता था। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? जो भी रेवेन्यू सिस्टम था वो अपने अंडर लिया था, राइट। बट इंडिया स्टार्टेड फेसिंग इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। अब देखिए, ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? खुद का फायदा देख रहे थे। इस हिसाब से क्या हो रहा था? इंडिया के अंदर जो है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो गया था, इकोनॉमिक अब्यूजमेंट स्टार्ट हो गया था। ओके, आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। क्या होता है लैंड रेवेन्यू पॉलिसी? स्टार्ट करते हैं। बिफोर द ब्रिटिश रूल द विलेज इकोनॉमी सिस्टम वॉज सेल्फ सफिशिएंट। मतलब
विलेज इकोनॉमिक सोर्स जो सिस्टम हुआ करता था वो सेल्फ सफिशिएंट हुआ करता था, मतलब किसी भी विलेज में बाहर से कहीं से कोई प्रोडक्ट लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो विलेज के अंदर जितना प्रोडक्शन होता था वो विलेज अपने नीड्स सेटिस्फाई कर लिया करता था, राइट। आगे देख लेते हैं। थ्रू एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सर्विस द नीड ऑफ द विलेज वेयर फुलफिल्ड इन द विलेज इट सेल्फ, राइट। मैंने जैसा आपको बताया एग्रीकल्चर के हिसाब से या फिर अदर कोई भी सर्विसेज चाहिए रहती थी वो सब विलेज के अंदर ही फुलफिल हो जाया करती थी, कहीं और हेल्प की ज़रूरत नहीं लानी पड़ती थी, राइट। आगे देख लेते हैं। लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द स्टेट। अभी लैंड रेवेन्यू जो था वो मेन सोर्स था इनकम का। क्यों, मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन किया गया नीचे, अच्छे से ध्यान दीजिए। ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिश के पहले वाले, ब्रिटिश जब राज करने आए थे यहाँ पे उसके पहले क्या हुआ करता था, रेवेन्यू वॉज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप्स। रेवेन्यू माना जाता था जो क्रॉप्स, मतलब जो भी क्रॉप्स कल्टिवेट होंगे, एक फार्मर कोई भी क्रॉप कल्टिवेट करेगा उसी से रेवेन्यू निकाला जाता था, राइट। मतलब उसी से रेवेन्यू बना करता था। आगे देख लेते हैं। द फार्मर वॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेशन इन द केस ऑफ लॉस ऑफ क्रॉप्स। अगर सपोज कभी बारिश नहीं हुई, फेमाइन आ गया या फिर एनीथिंग कुछ भी हो गया, तो इसी वजह से फार्मर्स को लॉस हो गया क्रॉप्स ग्रो करने में, तो उनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता था टैक्सेशन से, मतलब उनको फ्री कर दिया जाता था। उस समय उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था, ओके। मतलब ये बेनिफिट्स था फार्मर के लिए। रेवेन्यू वाज मेनली कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स। जो भी रेवेन्यू हुआ करता था वो किस फॉर्म में कलेक्ट किया जाता था, ग्रेन्स के फॉर्म में, ओके। मतलब जो भी ग्रेन्स होंगे, कल्टिवेट होंगे, उनसे ही रेवेन्यू लिया जाएगा, ओके। वॉज मेनली कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, ओके। आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। इवन इन केस ऑफ लेट पेमेंट, अगर सपोज कभी लेट पेमेंट होता है, द फार्मर्स लैंड वॉज नॉट कन्फिस्टेड। कन्फिस्टेड मतलब टेक ओवर नहीं कर दिया जाता था। जैसे कि अभी आजकल के टाइम पे आपको सब पता है, अगर हम लोग कहीं पे कुछ चीज़ लेने जाते हैं और हमारा पेमेंट डिले हो गया, राइट, टाइम पीरियड में नहीं रहा, तो वो चीज़ वो जब्त कर लेते, राइट। तो उस टाइम पे वैसा नहीं हुआ करता था। ब्रिटिश के रूल के पहले की बात कर रहे हैं हम लोग। फार्मर्स को थोड़ा कंसेशन और दे दिया जाता था ताकि वो अपना पेमेंट कर सके, राइट। लेकिन चेंजेस क्या हुए देखते हैं, यहाँ पे क्या चेंजेस बताए गए हैं, देखते हैं। टू इंक्रीज इनकम द ब्रिटिश मेड इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द रेवेन्यू सिस्टम। ब्रिटिश ने क्या किया, इनकम इंक्रीज करने के लिए बहुत ज़्यादा चेंजेस किए रेवेन्यू सिस्टम में। मतलब रेवेन्यू सिस्टम पहले कैसा होता था और ब्रिटिश ने कैसा चेंजेस किया देखेंगे। लैंड वाज मेजर्ड एज पर द एरिया ऑफ द लैंड। लैंड को मेजर करना स्टार्ट कर दिया गया था कि लैंड का एरिया कितना है, राइट। उसको मेजर करके फिर बाद में उन सब के अंदर चेंजेस लाए गए, राइट। आगे देख लेते हैं। द टैक्स वॉज फिक्स्ड, और टैक्स भी फिक्स रखा। आगे देख लेते हैं। द पेमेंट ऑफ टैक्स वॉज मेड कंपलसरी इन द फॉर्म ऑफ कैश। ये भी ध्यान दे दिया कि कैश के फॉर्म में ही पेमेंट किया जाएगा, ना कि ग्रेन्स के हिसाब से किया जाएगा, राइट। पहले ग्रेन्स के हिसाब से हुआ करता था। इफ़ द फार्मर फेल टू पे टैक्स इन टाइम, अगर फार्मर जो है फेल हो जाता है टैक्स पे करने के लिए, देन हिज लैंड वुड बी कन्फिस्टेड, मतलब उसका लैंड जब्त कर लिया जाता था ब्रिटिश लोग से, राइट। आगे देख लेते हैं। द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो ब्रिटिश का सिस्टम था लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का, वो भी डिफरेंट था प्लेस टू प्लेस के हिसाब से, राइट। मतलब हर एक प्लेस के हिसाब से, जहाँ पे क्रॉप कौन सा क्रॉप अच्छे से ग्रो कर रहा है, बंजर ज़मीन जिसको बोलते हैं हम लोग, राइट। तो वो लैंड के हिसाब से भी लैंड्स का जो कलेक्शन होता था, लैंड रेवेन्यू का जो वैल्यू होता था वो भी डिफर करता था, राइट। विच लीड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ऑल द फार्मर्स। अभी देखो यहाँ पे फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा बैड इंपैक्ट क्रिएट कर रहा था ये चीज़, राइट। तो इनके इसी वजह से फार्मर्स के बीच में एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो गए थे, ओके। आगे देख लेते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अभी जो नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो बना था उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे, रिजल्ट क्या थे, देख लेते हैं। देयर वेर अनडिजायरेबल एफर्ट्स ऑफ द न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑन द रूरल लाइफ। अनडिजायरेबल मतलब क्या होता है, अनवांटेड, मतलब अनवांटेड इफेक्ट स्टार्ट ऑन हो गए थे, राइट। देख लेते हैं। फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स इंडियन फार्मर स्टार्ट सेलिंग द क्रॉप्स एट वॉट एवर प्राइस इट रिसीव्ड। अब देखिए पेमेंट करना ज़रूरी हो गया था क्योंकि पेमेंट जो है स्टेबल रखा था और कैश में ही रखा था, टाइम पीरियड भी फिक्स रखा था, राइट। तो फार्मर्स को न चाहते हुए भी जो भी प्राइस मिल रहा है उसी प्राइस पे उनको वो चीज़ बेचनी पड़ रही थी, राइट। द मर्चेंट एंड द ब्रोकर स्टार्टेड परचेजिंग द गुड्स एट मिनिमम रेट। अभी जो मर्चेंट्स थे और ब्रोकर्स थे, मतलब जो फार्मर्स से गुड्स लेते हैं, मर्चेंट्स मतलब होते हैं होलसेलर, गाइस, होलसेलर टाइप के होते हैं। तो उन लोग ने क्या कर लिया था, मिनिमम रेट्स पे, कम से कम रेट्स में फार्मर्स के, मतलब जो भी उनकी सिचुएशन थी उसका फ़ायदा उठाते हुए फार्मर्स के से कम मिनिमम रेट में वो ग्रेन्स लेना स्टार्ट कर दिए थे। एट सर्टन टाइम द फार्मर हैड टू मॉर्गेज हिज लैंड टू द मनी लैंडर। कभी कभी क्या हुआ करता था कि मनी लैंडर को, फार्मर को क्या कर देना पड़ता था, मनी लैंडर को अपना जो लैंड है वो गिरवी दे देना पड़ता था, राइट, टैक्स पे करने के लिए, क्योंकि उनको अगर रेवेन्यू आ ही नहीं रहा है तो वो टैक्स कहाँ पे करेंगे, राइट। और उसी के साथ साथ उनको अपना
जो लैंड है वो गिरवी कर देना पड़ता था, राइट, फॉर अरेंजमेंट ऑफ मनी टू पे द टैक्स, राइट, टैक्स पे करने के लिए उनको ये सब चीज़ें करनी पड़ती थी। फार्मर बिकेम बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मतलब क्या हो जाता है, कोई भी पर्सन जो है वो अपने डेप्थ देने के हालत में नहीं है, मतलब वो अभी डेप्थ दे ही नहीं सकता, उसके पास कोई इनकम नहीं आ रही है, राइट। तो फार्मर्स जो है अभी देखिए उन्होंने अपना लैंड गिरवी रख दिया, टैक्स जो पैसे आए वो भी टैक्स में दे दिए, राइट। तो अभी आगे के जो भी डेप्थ रहेंगे, जैसे सपोज सीड्स का, फर्टिलाइजर्स का जो भी अमाउंट रहेगा वो किस तरह से पे होगा, राइट। तो वो डेप्थ जो भी था वो फार्मर्स दे नहीं पाते थे क्योंकि उनकी सिचुएशंस का बुरी तरह से इस्तेमाल किया जाता था, राइट। आगे देख लेते हैं, इन केस ऑफ नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन। अभी देखिए यहाँ पे पेमेंट नहीं हो पा रहा है लोन का, द फार्मर्स हैड टू सेल हिज लैंड। अभी अगर पेमेंट ही नहीं हो रहा है तो फार्मर को क्या करना पड़ता था, अपना लैंड सेल करना पड़ता था, राइट। द फार्मर वॉज एक्सप्लॉइटेड बाय द गवर्नमेंट। फार्मर जो है वो फार्मर्स का यूज़ कर देती थी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट चल रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, राइट। तो फार्मर्स लोग का यूज़ कर रही थी, राइट, अपने फ़ायदे के लिए। गवर्नमेंट यूज़ करते थे, ज़मींदार जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स है, राइट, मर्चेंट्स है, ये लोग सब लोग फार्मर्स का क्या करते थे, यूज़ करते थे उनके बेनिफिट के लिए। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। क्या दिया गया है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन मतलब क्या करना, मनी मतलब पैसे इकट्ठा करना, पैसे कमाना किसी भी चीज़ से। कमर्शियलाइजेशन वही होता है, मतलब पैसे के लिए यूज़ करना, राइट। आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। इनिशियली फूड ग्रेन्स वेर कल्टिवेटेड बाय द फार्मर्स। फार्मर्स जो है फूड ग्रेन्स कल्टिवेट करते थे। इट वॉज यूज टू फुलफिल देयर डोमेस्टिक नीड्स एज वेल एज द नीड्स ऑफ द विलेजेस। पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था, जैसे मैंने आपको बताया, फार्मर जो एग्रीकल्चर प्रोसेस करते थे उसकी वजह से उनके पर्सनल नीड्स सेटिस्फाई होते थे, और ज़्यादातर वो अपने गाँव में ही लेन देन किया करते थे, राइट, एग्रीकल्चर का। द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड गिविंग मोर एनकरेजमेंट टू कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स को एनकरेजमेंट किया गया क्योंकि उससे पैसे आते हैं, राइट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ज़्यादा उसको बढ़ावा दिया। लाइक कौन से कैश क्रॉप्स रहते हैं देख लेते हैं, लाइक कॉटन, इंडिगो। फ्रेंड्स इंडिगो क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, इट्स अ टाइप ऑफ सॉरी, मैं आपको बता देता हूँ, ये एक टाइप का कलर है, राइट। मतलब जो कलर काम आता है किस लिए, कपड़े के लिए। जैसे कि आप जीन्स पहनते हो तो जीन्स में जो ब्लू कलर रहता है वो इंडिगो से मिला जाता है, राइट। आगे देख लेते हैं और कौन सा कैश क्रॉप है, टबैको, टी एक्सेट्रा। द प्रोसेस ऑफ गिविंग स्ट्रेस ऑन कल्टिवेशन ऑफ प्रॉफिट गिविंग कैश क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ फूड ग्रेन इज नोन एज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अभी कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या होता है, जैसे कि स्ट्रेस दे दिया किसके ऊपर, कैश क्रॉप को ग्रो करने के लिए इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स। अभी देखो कैश क्रॉप ग्रो हो रहा है, फूड क्रॉप नहीं हो रहा है। फूड हमारा बेसिक नेसेसिटी है, अगर फूड ही नहीं ग्रो हो रहा है तो विलेजेस की नीड्स कैसे सेटिस्फाई होंगी, राइट। तो वो स्ट्रेस मतलब फोर्स किया जाता था प्रॉफिट मिलने के लिए, कैश क्रॉप को ग्रो करने के लिए, राइट। तो यही चीज़ को बोला जाता है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ओके। आगे देख लेते हैं फेमाइन। फेमाइन क्या होता है, फेमाइन मतलब लैक ऑफ फूड ग्रेन, मतलब एक टाइम आ जाता है जहाँ पे अकाल पड़ जाता है खाने का, राइट। अब जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे प्रायोरिटी दिया जाता था किसको, कैश क्रॉप को, मतलब फूड ग्रेन्स का ज़रा भी ग्रोथ नहीं होता था, बहुत कम होता था, राइट। तो अभी देखो पॉपुलेशन तो उतना ही है, राइट। तो पॉपुलेशन को फीड करने के लिए फूड ग्रेन्स की ज़रूरत पड़ेगी। फूड ग्रेन्स ही नहीं है तो फेमाइन आना, ऑकरेंस होना ऑब्वियसली है, राइट। देख लेते हैं आगे। फ्रॉम 1860 टू 1900 इंडिया फेस्ड ग्रेट फेमाइन। इस टाइम पीरियड में इंडिया को बहुत बड़े फेमाइन से सामना करना पड़ा था, बट द ब्रिटिश रूलर डिड नॉट टेक मच एफर्ट टू ओवरकम। लेकिन इससे भी अभी देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट चल रही है तो यहाँ पे ध्यान किसका बनता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, राइट। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई एफर्ट्स नहीं लगाए, कोई भी काम नहीं किया ताकि वो इससे ओवरकम कर सके, राइट। इट सिमिलर नॉट मच एक्सपेंडिचर वॉज मेड टू ऑन प्रोविजंस ऑफ वाटर सप्लाई। अभी देखिए अगर अकाल पड़ चुका है तो वाटर सप्लाई करके हम लोग फूड ग्रेन्स भी ग्रो कर सकते हैं, मतलब एक कोई फैमिली जो है, हर एक फार्मर जो है अपनी फैमिली को फीडअप कर सकता है। लेकिन वाटर सप्लाई के ऊपर भी कुछ भी एक्सपेंडिचर नहीं किया गया था, राइट। तो इसी वजह से बहुत ही बड़े फेमाइन का ऑकरेंस हुआ था इन द ईयर 1860 से लेके 1900 तक, ओके। देख लेते हैं आगे क्या दिया गया है। डेवलपमेंट इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर इंक्रीज इन द ट्रेड एंड कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए ट्रेड इंक्रीज करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को कन्वीनियंस मिले। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मैनेजमेंट जो भी था गवर्नमेंट का, उन सबको कन्वीनियंस हो, इसीलिए क्या किया गया था, द ब्रिटिश डेवलप मॉडर्न फैसिलिटीज़ लाइक ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडिया। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बढ़ा दी इंडिया में, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ बढ़ा दी, राइट। इन 1853 द रेलवे रैन ऑन द रूट ऑफ मुंबई टू थाने। 1853 में रेलवे रूट बनाए गए थे, रेल जो रैन की थी कहाँ से कहाँ तक, मुंबई टू थाने। इन द सेम ईयर ब्रिटिश स्टार्टेड
टेलीग्राफ सिस्टम इन इंडिया। टेलीग्राफ क्या होता है मैं बता दूं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो ये एक टेलीग्राफ सिस्टम है, राइट। तो ब्रिटिशर्स ने ये भी सिस्टम स्टार्टअप किया था, तो उसका यूज किया जाता था कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए। ओके, देख लेते हैं आगे। ड्यू टू इट ऑल सिटीज एंड मिलिट्री स्टेशंस गॉट कनेक्टेड टू वन अनदर। अब देखिए कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा बन चुका है, तो इसीलिए सिटीज और मिलिट्री स्टेशन जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हो चुके थे, राइट। कम्युनिकेशन का यही बेनिफिट रहता है, आपको पता है। सिमिलरली द ब्रिटिश ऑल्सो स्टार्टेड द पोस्टल स्टैम्प्स। पोस्टल स्टैम्प्स आपको पता है, राइट। ब्रिटिशर्स ने पोस्टल स्टैम्प्स भी स्टार्ट ऑन किए थे ताकि पोस्टेज किया जा सके, लेटर्स वगैरह भेजे जा सके, राइट। आगे देख लेते हैं। ड्यू टू ऑल दिस डेवलपमेंट देयर वॉज अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द सोशल लाइफ ऑफ द इंडियंस। अभी देखिए सोशल लाइफ के ऊपर इंडियंस के बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ चुका था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है अपना राज चला रहे थे, पूरी तरह से उन्होंने कैश क्रॉप गो करना स्टार्ट कर दिया था, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा कर दिया था, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा कर दिया था, राइट। तो इसी वजह से फ़ायदा किसको हो रहा था? ब्रिटिशर्स को। तो यहाँ पे सोशली इंडियंस लोग जो है बहुत ही अच्छे से यूनाइटेडली आ चुके थे। आगे देख लेते हैं। ड्यू टू दिस देयर वाज इंक्रीज सेंस ऑफ यूनिटी अमॉन्ग देम। इसी वजह से इंक्रीज सेंस हो गया था, यूनिटी हो चुकी थी इंडियंस के बीच में, राइट। आगे देख लेते हैं। डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो इंडिया में थे उनका डिक्लाइन कैसे हुआ, राइट, वो देख लेते हैं क्या बताएगा यहाँ पे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑब्टेन ह्यूज टैक्स ऑन गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनको अच्छा खासा टैक्स मिलता था। कब? जब इंडिया यहाँ से इंग्लैंड में एक्सपोर्ट करता है तब, राइट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता था टैक्स का, राइट। आगे देख लेते हैं। ऑन द अदर हैंड वेरी लेस टैक्स वॉज इम्पोज ऑन द गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड टू इंडिया। उसी के साथ साथ बहुत कम अमाउंट ऑफ टैक्स रखा था। कभी? जब कोई गुड्स इंपोर्ट किया जाता है इंग्लैंड से इंडिया में, राइट। ये सब चीज़ें की वजह से ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था। आगे देख लेते हैं। ऑल्सो द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड वेयर मशीन मेड। जो गुड्स बनाए जाते थे इंग्लैंड में वो मशीन मेड, मॉडर्न टाइप यूज़ किया जाता था, आपको सबको पता है, राइट। तो मशीन मेड गुड्स हुआ करते थे। एंड हैंस देयर वाज मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ एट मिनिमम कॉस्ट। इसी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होता था और कम से कम कॉस्ट लगता था। टू compete with such cheap products was difficult for the Indian artisans। जो इंडियन आर्टिशंस थे, आर्टिशंस मतलब फ्रेंड्स ऐसे पर्सन जो अपने हाथ से काम करके, जिनके हाथों में स्किल्स रहता है, मतलब जो स्किलफुली जॉब करते हैं, राइट। आपको पता रहेगा बहुत सारी साड़ीज ऐसी जो रहती है जो हैंडमेड रहती है, राइट। तो वो आर्टिशियंस कहलाए जाते हैं जो उनको बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है तो आर्टिशियंस को लॉस ही होगा ऑब्वियसली, राइट। उनको उतने चीप रेट में वो बेयर नहीं कर पाएंगे, राइट, प्रोडक्शन एनीथिंग जो भी है। आगे देख लेते हैं। इवेंचुअली इट लीड टू क्लोजिंग डाउन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। इसी वजह से ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो थे वो क्लोज हो चुके थे, क्योंकि मॉडर्न सिस्टम यहाँ पे ऑक्यूपाई किया जा रहा था, मॉडर्न सिस्टम यहाँ पे सेटअप किया जा रहा था। एंड मैनी आर्टिशियंस बिकेम अनएम्प्लॉयड। अब जैसे कि आर्टिशियंस को काम ही नहीं रहा तो बहुत सारे आर्टिशियंस क्या हो गए थे? अनएम्प्लॉयड हो चुके थे, राइट। आगे देख लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज इन इंडिया। किस तरह से नए इंडस्ट्रीज, अभी देखिए ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज बंद हो चुके थे, नए नए इंडस्ट्रीज सेटअप हुए थे, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ था देख लेते हैं। Due to the lack of British support, experience of management and capital, the Indian businessman could not come forward in large number। अब देखिए ब्रिटिश का सपोर्ट इंडियन पर्सन को था नहीं था, एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट ये भी कुछ नहीं था, कैपिटल भी ब्रिटिश लोग ने इंडियन लोग का कैपिटल अपने हाथ में ले लिया था, मतलब इंडियन लोग के पास कोई भी अमाउंट ऑफ कैपिटल ज़्यादा बचा नहीं था, राइट। तो अभी इंडियन बिजनेसमैन को कोई हेल्प मिली थी आगे आने के लिए? नहीं मिली थी। येट सम ऑफ देम बिल्ट अप देयर बिजनेस बाय ओवरकमिंग दीज प्रॉब्लम्स। लेकिन उनमें से भी कुछ पर्सन ऐसे थे जिन्होंने वो सब प्रॉब्लम्स को फेस करके, उन सब को प्रॉब्लम्स को फेस करके अपना बिजनेस सेटअप किया था। जैसे कि यहाँ पे दिया गया एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन 1853 में कवासजी नानाभोय दावर, ही वॉज अ पर्सन, आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ हिम। He was a person who started textile mills in India, sorry मुंबई में इन्होंने टेक्सटाइल मिल स्टार्टअप किया था। लेटर ऑन इन 1855 में क्या दिया गया है देख लेते हैं। द फर्स्ट जूट मिल वॉज स्टार्टेड। फर्स्ट जूट मिल जो है स्टार्टअप किया गया था, राइट, एट रीशा इन बंगाल। रीशा बंगाल में जगह है जहाँ पे फर्स्ट जूट मिल स्टार्ट किया जाता। इन 1907 जमशेदजी टाटा, पिक्चर दिया गया है फ्रेंड्स, इसमें आप लोग देख सकते हो। इस्टेब्लिश द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एट जमशेदपुर, जो बिजनेस आज भी चलता आ रहा है, आप लोग को सबको पता है, राइट। आगे देख लेते हैं। इन इंडिया कोल, मेटल, शुगर, सीमेंट एंड केमिकल इंडस्ट्रीज केम टू बी स्टार्टेड। इंडिया में ये सब इंडस्ट्रीज, कोल, मेटल, शुगर, सीमेंट, इन सब इंडस्ट्रीज़ का भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका था। सोशल एंड कल्चरल इफेक्ट्स, अभी इन सब की वजह से सोशल और कल्चरल इफेक्ट्स क्या हुए थे देख लेते हैं। इन द 19th सेंचुरी यूरोप अ न्यू एरा टुक शेप ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज़ लाइक ह्यूमैनिज्म,
डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, लिबरलिज्म। अभी देखिए मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। ह्यूमैनिटेरियनिज्म क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रमोशन ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, मतलब इंसानों का भला हो, ह्यूमन वेलफेयर हो, इसीलिए बढ़ावा दिया जाता है, राइट? तो उसी को बोला जाता है। आगे देख लेते हैं डेमोक्रेसी। आपको पता है डेमोक्रेसी क्या होता है, राइट? नेशनलिज्म भी पता है, अपने नेशन के लिए प्राउड फील करना, राइट? नेशन के लिए ही हमेशा जुड़े रहना, हमेशा नेशन के लिए ही काम करना। आगे देख लेते हैं लिबरलिज्म। लिबरलिज्म मतलब क्या होता है? इक्वलिटी इन लॉ, मतलब लॉ कोई भी हो वहाँ पे इक्वलिटी रहनी चाहिए हर एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, राइट? कोई भी कास्ट का पर्सन हो, लॉ जो है हर एक के लिए इक्वल रहना चाहिए। आगे देख लेते हैं दिस चेंज इन वेस्ट लीड टू द ऑब्वियस रिप्रूशंस ऑन इंडिया, मतलब इन सब चेंजेस की वजह से इंडिया में ऑब्वियसली चेंजेस होंगे ही, राइट? मतलब जो भी रिजल्ट था इन सब की वजह से वो ऑब्वियस था, राइट? आगे देख लेते हैं फॉर कैरिंग आउट एडमिनिस्ट्रेशन द ब्रिटिश हैड टू अंडरस्टैंड द इंडियन सोसाइटी। अभी देखिए जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब जो भी मैनेजमेंट था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज चल रहा था, तो अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे राज करना चाहती है, एडमिनिस्ट्रेशन कैरी ऑन करना चाहती है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडियन सोसाइटी को अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। फॉर दिस पर्पस दे स्टार्टेड स्टडिंग द, क्या दिया गया देख लेते हैं आगे फ्रेंड्स। सो ब्रिटिश स्टार्टेड स्टडिंग द इंडियन ट्रेडिशंस, हिस्ट्री, लिटरेचर। ब्रिटिश लोग ने ये सब चीज़ें इंडिया की पढ़ना स्टार्ट कर दी थी। एज वेल एज म्यूजिक, फ्लोरा फ्यूना। फ्लोरा फ्यूना मतलब होता है एनिमल्स और प्लांट्स के रिलेटेड स्टडी करना, राइट? म्यूजिक के बारे में स्टडी करना, इन सब के रिलेटेड उन्होंने स्टडी स्टार्ट कर दी थी। इन 1784 सर विलियम जोन्स, इन्होंने क्या किया था? एन इंग्लिश ऑफिसर इस्टेब्लिश द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी बनाई थी बंगाल। सो फ्रेंड्स ही इज़ विलियम जोन्स, और इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एट कोलकाता में इस्टेब्लिश करवा दिया था। आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। सो फ्रेंड्स ये है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का पिक्चर। आप लोग देख सकते हो उस टाइम पे किस तरह से ये सेटअप किया गया था। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे रिसर्च सेंटर, मतलब ये एक टाइप का रिसर्च सेंटर है, यहाँ पे रिसर्च की जाती है। ओके, आप लोग को ये पता रहना ज़रूरी है। आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं मैक्स म्यूलर, अ जर्मन थिंकर। ही वॉज अ जर्मन थिंकर। इनके बारे में मैक्स म्यूलर, अ जर्मन थिंकर, वॉज अ डिवोट स्कॉलर ऑफ इंडियन रिलीजन, लैंग्वेज एंड हिस्ट्री। ये बहुत ही बड़े, अलॉट बहुत बड़े स्कॉलर थे इंडियन रिलीजन के, लैंग्वेज के और हिस्ट्री के, राइट? आगे देख लेते हैं ड्यू टू दीज एग्जाम्पल्स देयर अरॉज फीलिंग्स अमॉन्ग न्यूली एजुकेटेड इंडियन टू द स्टडी इंडियन रिलीजन, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन। अभी देखिए इनके वजह से ही एक फीलिंग अराइज हुई थी एडुकेटिंग इंडियंस में, मतलब वो लोग चाहते थे कि इंडियंस को भी हम एडुकेट करें। किस बेसिस पे एडुकेट करें? इंडिया का रिलीजन समझाए उनको, इंडिया के रिलीजन के रिलेटेड स्टडी करें, हिस्ट्री के रिलेटेड स्टडी करें, ट्रेडिशन के रिलेटेड स्टडी करें, राइट? आगे देख लेते हैं द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस मैनी लॉज इन इंडिया। ब्रिटिश ने बहुत सारे लॉज इंप्लीमेंट किए थे, आपको बताया था मैंने। इन 1829 लॉर्ड विलियम बेंथिक के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सो दिस इज लॉर्ड विलियम बेंथिक पास द सती प्रोहिबिशन एक्ट। इन्होंने सती प्रोहिबिशन एक्ट पास ऑन किया था। ही इज लॉर्ड डलहौजी इन 1856 पास द विडो रीमैरेज एक्ट। इन्होंने विडो रीमैरेज एक्ट को पास ऑन किया था। लॉर्ड डलहौजी पास द विडो रीमैरेज एक्ट। ओके, दीज एक्ट्स वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल रिफॉर्म्स। अभी देखिए ये अच्छे अच्छे एक्ट्स पास ऑन किए गए, तो ये सोशल रिफॉर्म्स निकले थे, मतलब सोशली लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो रहा था। आगे देख लेते हैं फॉर कैरिंग आउट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। अब देखिए इंडिया में मैनेजमेंट, ब्रिटिश मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कैरिंग करने के लिए, मतलब आगे और बढ़ाने के लिए द ब्रिटिश रिक्वायर्ड इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस, राइट? अभी वो लोग को बढ़ावा देना है ब्रिटिश आर्मी को, ब्रिटिश कल्चर को, राइट? तो इसीलिए इंडियन एडुकेट होना ज़रूरी है, इंग्लिश उनको आनी चाहिए, राइट? सो इसी वजह से अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ लॉर्ड मैकॉली, लॉर्ड मैकॉली का पिक्चर मैंने आपको बता दिया था फर्स्ट में ही। आगे देख लेते हैं इन 1835 इंग्लिश एजुकेशन स्टार्टेड बीइंग इम्पार्टेड इन इंडिया। 1835 में इंग्लिश एजुकेशन भी पार्ट बन चुका था इंडिया का, मतलब इंग्लिश एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट माना जा चुका था। आगे देख लेते हैं दो न्यू एजुकेशन इंडियंस वेयर इंट्रोड्यूस टू वेस्टर्न थॉट्स। अब यहाँ पे नया एजुकेशन इंडियंस में इंट्रोड्यूस हो चुका था, वो भी वेस्टर्न थॉट्स का, राइट? वेस्टर्न कल्चर फॉलोअप होता था वहाँ पे। मॉडर्न रिफॉर्म्स, मॉडर्न इम्प्रूवमेंट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन ये सब भी हो चुके थे, राइट? मतलब जैसे कि इंग्लिश वगैरह सीख के आ रहे हैं, इंग्लिश एजुकेशन मिल रहा है, तो मॉडर्न इंप्रूवमेंट्स हो रहा है, साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रहा है, राइट? आगे देख लेते हैं क्या बताया गया। इन 1857 यूनिवर्सिटीज़ वेयर इस्टेब्लिश एट कोलकाता। कोलकाता में इस्टेब्लिश की गई थी यूनिवर्सिटीज़। मुंबई एंड मद्रास, जो आज चेन्नई बोला जाता है, राइट? मुंबई और मद्रास में भी सब बहुत सारे यूनिवर्सिटीज सेटअप किए गए थे। द वेस्टर्न एजुकेशन मिडिल क्लास इंडियंस लीड द सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट इन इंडिया। और जो वेस्टर्न एजुकेशन था,
वो आगे किसने बढ़ाया? मिडिल क्लास इंडियन जो थे वो उसको लीड करते हुए सोशल रिफॉर्म्स का मूवमेंट जो है इंडिया में बढ़ाते चले गए। ओके, होप सो गाइज आपको हमारा वीडियो समझ में आया रहेगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और आपको जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ पूछिए। ओके, जिसने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है उनके लिए बता दूं, मैंने फर्स्ट पार्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दिया है। ओके, टेक केयर।